नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आपका स्वागत है। 29 नवंबर 2023 है आज और हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ टुडे। सबसे पहली खबर जो है आज की वो है औषधियों के अनुसंधान में पशुओं का चिंताजनक रूप से बहुत अधिक संख्या में उपयोग किया जा रहा है। नई दवाओं को विकसित करने और अन्य उत्पादों के सुरक्षा संबंधी परीक्षण के लिए व्यापक स्तर पर पशु आधारित प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, भारत में पशुओं पर परीक्षण का विनियमन अगर देखें हम किस तरह से रेगुलेशन होता है तो नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2023 इसका उद्देश्य अनुसंधान में विशेष रूप से दवाओं के परीक्षण में जानवरों के उपयोग को रोकना है। यह नई दवाओं की असुरक्षा प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए पशुओं को शामिल किए बिना और मानव प्रासंगिक तरीकों के उपयोग को भी अधिकृत करता है। इसमें 3D ऑर्गेनाइड ऑर्गन चिप जैसे तरीके शामिल हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पशुओं पर प्रयोगों के संबंध में क्रूरता विहीन विधियों को लागू करने का प्रावधान करता है। दवाओं के परीक्षण में पशुओं के प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्दे अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर दर्द और तनाव महसूस करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए पशुओं को पशु पानी और रहने की उचित स्थिति जैसे आवश्यक संसाधनों से वंचित करने से उन्हें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव हो सकता है। साथ ही सर्जरी या प्रयोग जैसी आक्रामक प्रक्रियाएं यदि उचित एनेस्थेसिया और एनाल्जेसिया के साथ न की जाएं तो दर्द का कारण भी बन सकती हैं। इसके अलावा पशुओं की मनोवैज्ञानिक क्षमताएं जैसे कुछ पशु सहानुभूति और आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस और भाषा जैसे संकेत भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कोई सिद्ध लाभ नहीं है, जैसे पशुओं पर प्रयोग से कोई मनुष्यों को कोई सिद्ध लाभ नहीं हुए हैं, क्योंकि पशुओं की प्रकृति अलग तरह की होती है और मनुष्यों पर उन दवाओं का जो है असर भी अलग तरीके से होता है। ऐसी स्थिति में पशुओं पर प्रयोग जो है, प्रयोग के नैतिक दिशा निर्देश क्या हैं? अनुसंधान के दौरान पशुओं पर प्रयोग को शासित करने के लिए कानूनों को 4R सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे रिड्यूस, एक तो कमी लाना, इसके अलावा प्रक्रिया को परिशुद्ध करना यानी रिफाइनमेंट, इसके अलावा रिप्लेस यानी पशुओं की जगह अन्य विकल्पों के माध्यम से प्रयोग करना, इसके अलावा जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब शामिल हैं। ठीक है, तो ये थे। अब एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में पशुओं के परीक्षण पर विनियमन रेगुलेशंस कौन कौन से हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2023 है ये। ठीक है, इसमें 3D ऑर्गेनाइड ऑर्गन ऑन चिप जैसे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पशुओं की बजाय जो है इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण 1960 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है 1960 का, वो भी यहाँ पर काम का है। अगली खबर की बात करें तो वो है जेंडर रिलेटेड किलिंग्स ऑफ विमेन एंड गर्ल्स, जिसको हम फेमिसाइड या फेमिनिसाइड कहते हैं। इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यह रिपोर्ट मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम तथा UN विमेन, इन दोनों ने एक संयुक्त रूप से इसको जारी किया है। फेमिसाइड क्या होता है इसको समझिएगा। जब लैंगिक कारकों के आधार पर किसी महिला की इरादतन हत्या की जाती है तो उसे फेमिसाइड कहा जाता है। इन कारकों में निम्नलिखित हैं, जैसे महिलाओं पर पुरुषों के हक और विशेषाधिकार वाली सोच, इसके अलावा पुरुषों के पक्ष में सामाजिक मानदंड, इसके अलावा महिला पर पुरुष के नियंत्रण और वर्चस्व का दावा इत्यादि करने की प्रवृत्ति। ठीक है, रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो 2022 में दुनिया भर में लगभग 88,900 महिलाओं और लड़कियों की हत्या की गई थी। 2022 में हत्या की गई कुल महिलाओं में से 55% की हत्या उनके परिवार वालों ने ही की है। ठीक है, 55% की हत्या 2022 में 88,900 महिलाओं की हत्या में 55% की हत्या जो है उनके परिवार वालों ने ही की है। भारत में दहेज, जादू टोने के आरोप, लैंगिक कारणों से की जाने वाली हत्याओं में पिछड़े एक दशक में धीरे धीरे कमी दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें: व्यक्तिगत, सामुदायिक, संस्थागत स्तर पर सामाजिक मानदंडों में सुधार किया जाना चाहिए। पीड़िता को सहायता और सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। साक्ष्य के आधार पर व्यापक तरीके से इस तरह की घटनाओं की रोकथाम की कोशिश की जानी चाहिए। भारत में फेमिसाइड को रोकने के लिए किए गए उपाय: सती निवारण अधिनियम 1987, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,
अनैतिक व्यवहार अधिनियम 1956 का कार्यान्वयन। इसके अलावा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध 1961, सती निवारण 1987, ये सब जो है भारत में फेमिसाइड को रोकने के लिए जारी किए गए अधिनियम हैं। फेमिसाइड को रोकने और आरोपी को सजा देने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान किए गए हैं। इसमें धारा 376 बलात्कार, धारा 304 बी दहेज, हत्या इत्यादि शामिल हैं। यूएनओडीसी के बारे में जानें तो उत्पत्ति इनकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम का विलय करके बनाया गया है। एक तो अपराध रोकथाम केंद्र अंतर्राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र, और एक संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण। तो अपराध और मादक पदार्थ दोनों से जोड़ करके इसको बना दिया। मादक पदार्थ और अपराध पर मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये दो अलग अलग जो संयुक्त राष्ट्र के केंद्र थे और कार्यक्रम जो थे, इनको एक साथ कर दिया। इनका मुख्यालय अगर देखें तो वियना में यूएनओडीसी का मुख्यालय जो है 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय वियना में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निवारण कार्यक्रम का विलय करके स्थापित किया गया था। संरचना की बात करें तो इसमें 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो 150 से अधिक देशों को कवर करते हैं। ये सीधे सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया को मादक पदार्थ, अपराध और आतंकवाद से सुरक्षित बनाना है ताकि सभी को सुरक्षा व न्याय प्राप्त हो सके, ठीक है। ये हमारी अगली खबर, कानूनी सहायता तक पहुंच, ग्लोबल साउथ में न्याय तक पहुंच को मजबूत करना। इस पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी। इसने इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्लोबल साउथ में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में विकासशील या अल्प विकसित देशों का जिक्र करने के लिए ग्लोबल साउथ शब्दावली का उपयोग किया जाता है। इस सम्मेलन में न्यायपालिका की भूमिका पर नई दिल्ली सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। नई दिल्ली सिद्धांतों को समझे, इन सिद्धांतों में निम्नलिखित चीज़ों पर बल दिया गया है, जैसे कानूनी सहायता के अधिकार का संहिताकरण, कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संस्थानों का वित्त पोषण, ट्रांस जुडिशियल कम्युनिकेशन, कानूनी सहायता सेवाओं का प्रावधान। कानूनी सहायता के महत्व को समझें तो ये निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और रक्षा के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है। कानूनी सहायता सुनवाई से पूर्व हिरासत या रिमांड की दर को कम कर सकती है, साथ ही इससे अभियुक्तों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सकती है। यह कानून के शासन पर आधारित न्याय प्रणाली के लिए आधार प्रदान करती हैं। भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य, तस्करी का पीड़ित व्यक्ति, एक महिला या बालक या मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांग व्यक्ति या आपदा हिंसा पीड़ित व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय उसके राज्य द्वारा निर्धारित स्तर से कम है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये राशि 5 लाख रुपए है, ठीक है, और 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर्स में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, जिसको हम नालसा कहते हैं। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है, 87, ठीक है। इसके कार्यों पर नजर डालें तो ये समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इसके संरक्षक यानी कि पेट्रोन इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं नालसा में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उक्त अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य और जिले में एक
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। कानूनी सहायता तक पहुंच, ग्लोबल साउथ में न्याय को मजबूत करना इस पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे ऑफ इंडिया को मुल्ला पेरियार बांध के पास केरल की मेगा पार्किंग परियोजना का आकलन करने का आदेश दिया है। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है वो कहाँ पर है और क्यों सर्वे करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सर्वे ऑफ इंडिया को जो है ऐसा क्यों कहा है, इस बात को समझिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया ये निर्धारित करेगा कि क्या मेगा पार्किंग परियोजना पेरियार झील लीज समझौते 1886 के तहत आने वाले क्षेत्र का अतिक्रमण करती हैं। मुल्ला पेरियार बांध की बात करें, इस बांध का निर्माण 1887 से 1895 के दौरान किया गया था। इसके स्वामित्व, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार के पास है। ठीक है। ये बांध पेरियार नदी के ऊपर स्थित है, इसलिए इसको मुल्ला पेरियार बांध कहते हैं। पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलकर केरल में बहती हैं, तमिलनाडु से केरल में जाती है। ठीक है। यह बांध पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर अवस्थित है। इस बांध का निर्माण 999 वर्षों की लीज पर किया गया था। इस बांध का निर्माण 999 वर्षों की लीज पर। यह निर्माण कार्य पेरियार झील लीज समझौते 1886 के बाद शुरू किया गया था। ठीक है। इस समझौते पर त्रावणकोर के महाराजा और भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश शासन के दौरान जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक है। इससे पहले केरल सरकार ने दावा किया था कि बांध असुरक्षित है और नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र यानी डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों के लिए खतरा है। केरल सरकार ने एक नए बांध के निर्माण पर जोर दिया है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार उपर्युक्त तथ्यों को अस्वीकार करती हैं। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि बांध की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के बाद इसका उपयोग वो कर रही हैं। अब देखें बांध एवं बांधों की सुरक्षा का महत्व। तो बांध किसी देश की समग्र जल सुरक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया में बांधों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। इनमें से कई बांध बहुत अधिक पुराने और भूकंपीय रूप से असुरक्षित हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। असुरक्षित बांधों के निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ और विस्थापन का खतरा पैदा हो जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, सर्वे ऑफ इंडिया देश का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का संगठन है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। ये वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। अगली खबर की बात करें तो वो है उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए रेट हॉल माइनिंग विधि का उपयोग किया गया है। सिलक्यारा टनल के ढह चुके हिस्से में 10 से 12 मीटर गहराई तक शेष बचे मलबे में सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए क्षैतिज ड्रिलिंग हेतु रेट हॉल माइनिंग का उपयोग किया गया था। यह टनल उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग परियोजना का हिस्सा है। रेट हॉल माइनिंग में ज़मीन में संकीर्ण सुरंग बनाई जाती हैं। ये सुरंगें आमतौर पर इतनी कम चौड़ाई की होती हैं केवल एक व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर सकता है। इन सुरंगों को कोयले जैसी खनिजों को निकालने के लिए बनाया जाता है। देश में सबसे ज़्यादा रेट हॉल माइनिंग मेघालय में होती हैं। इनका कार्य यह है कि वहाँ पाए जाने वाले कोयले का संस्तर पतला होता है। एक बार सुरंग खोद देने के बाद वो कोयला निकालने वाले रस्सी या बांस की सीढ़ी के सहारे सुरंग के अंदर कोयले तक पहुंच जाते हैं। फिर गैती, फावड़ा और टोकरियों जैसे साधारण उपकरणों के उपयोग से मैनुअल तरीके से हाथ से कोयले को बाहर निकालते हैं। हालांकि रेट हॉल माइनिंग को लेकर कई तरह की चिंताएं प्रकट की गई हैं। इनमें कुछ मुख्य चिंताएं जैसे मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, खराब वेंटिलेशन, रेट हॉल माइनिंग में बच्चों से कोयला निकलवाना। देखिए, मृदा अपरदन यानी रेट होल्स के जरिए कोयला निकालने से वनस्पति नष्ट होती हैं, इससे मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, जल प्रदूषण की बात करें तो खनन क्षेत्रों में जल स्रोत के प्रदूषकों द्वारा दूषित होने से इस माइंस से जल का व्यर्थ अपवाह होने की रिपोर्ट की जाती रही हैं। खराब वेंटिलेशन, इसकी वजह से रेट हॉल से कोयला निकालने वालों की मौत के कई प्रकार के मामले दर्ज किए गए हैं। रेट हॉल माइनिंग में बच्चों से कोयला निकलवाना
इस खतरनाक माइनिंग में बाल श्रमिकों का उपयोग एक गंभीर मुद्दा चल रहा है। ठीक है। रेट ऑल माइनिंग पर प्रतिबंध की वर्तमान स्थिति देखें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में रेट ऑल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। 2014 में एनजीटी ने इस विधि को अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित बताया था। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर विधि के माध्यम से कोयले का खनन, खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम तथा खनिज रियायत 1960 के तहत किया जाता है तो एनसीटी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तो इन नियमों के अनुरूप किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ऐसा कहा था कि एक तो ये अधिनियम जो है खनिज रियायत नियम जो है 1960 का, उसके हिसाब से, और इसके अलावा खान और खनिज अधिनियम जो है उसके तहत किए जाए तो ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो प्रतिबंध है वो नहीं लागू होगा। अगली खबर है, वित्तीय क्षेत्र के हितधारकों ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। ये चर्चा डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई थी। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे 70 लाख मोबाइल कनेक्शंस की रिपोर्ट की गई हैं जो साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए थे। डिजिटल लेन देन से संबंधित साइबर खतरे, मनी म्यूल की समस्या एक दो। इसके तहत साइबर अपराधी ईमेल आदि के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते हैं, उन्हें आकर्षक कमीशन का लोभ दे करके बैंक खातों का अवैध स्रोतों से प्राप्त जानकारी स्वीकार करने के लिए राजी कर लेते हैं। इसके अलावा डिजिटल लेन देन से संबंधित खतरों में दूसरा है सिम स्वैप स्कैम। साइबर अपराधी फर्जीवाड़े से लोगों की सारी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर डुप्लीकेट सिम प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से डुप्लीकेट सिम पर ओटीपी प्राप्त करके उसमें खाते में फंड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके अलावा फिशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति को ईमेल या मैसेज के माध्यम से मेलवेयर लिंक भेजा जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही मेलवेयर के शिकार व्यक्ति की सारी निजी जानकारी चुरा ली जाती हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल क्रेडिट, डेबिट कार्ड इस नंबर, इसके अलावा सीवीवी नंबर आदि प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसके अलावा देखें तो इम्पेरसानेशन और पहचान की चोरी। साइबर हमलावर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से किसी यूज़र के बारे में जानकारी एकत्र करके स्वयं को उस यूज़र के रूप में पेश करके फर्जीवाड़ा करता है। वित्तीय क्षेत्र में साइबर धोखाधड़ी से निपटने में चुनौतियां देखें तो क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं। जैसे एक चुनौती ये है कि धोखाधड़ी करके प्राप्त धन की रियल टाइम ट्रैकिंग करने और फंड ट्रांसफ़र को रोकने के लिए पुलिस, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय का अभाव है। वित्तीय संस्थानों में साइबर सुरक्षा के लिए पेशेवर कर्मियों की कमी है। संवेदनशील डेटा तक पहुंच रखने वाले कर्मचारी गलती से डेटा को सार्वजनिक कर सकते हैं। इससे डेटा का साइबर अपराधी दुरुपयोग हो सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इसमें रणनीतियां भी हैं कुछ निपटने के लिए, जैसे डिजिटल लैंडिंग वर्किंग ग्रुप की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए। इनमें डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिगिटा की भी स्थापना करना भी शामिल है। अविनियमित ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध BULA अधिनियम के नाम से एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। तो एक तो डिगिटा, एक ब्यूला ये सब शामिल है इसमें। बैंकों द्वारा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर जारी अलर्ट पर त्वरित कदम उठाने में लगने वाले समय को कम किया जाना चाहिए। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए किए गए उपाय बताऊं, अलग अलग कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध केंद्र I4C जिसको हम कहते हैं भारतीय साइबर अपराध केंद्र, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो I4C हो गया, इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है नेशनल लेवल पे। इसके अलावा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली लागू की गई। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI विवाद निवारण तंत्र का गठन किया है। अगली खबर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सुर्खियां हैं। अब सुर्खियों में पहली सुर्खी है, यार्ड
यार्ड 12706 इम्फाल। क्या है यार्ड? 12706 इम्फाल। रक्षा मंत्रालय ने यार्ड 12706 इम्फाल युद्धपोत के क्रेस्ट का अनावरण किया है। इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जा रहे चार स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरा है। ठीक है, ये एक युद्धपोत है, इम्फाल युद्धपोत इसको हम कहते हैं। यार्ड 12,706। ठीक है, बनाए जा रहे चार स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरा है। ये एक शक्तिशाली और बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म है। सतत से हवा मार करने वाली मिसाइलों, पोतरोधी मिसाइलों और टॉर्पीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इसमें भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिज़ाइन किया है, ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है कि इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने किया। प्रोजेक्ट 15B इसके तहत एक दशक में नौसेना में शामिल कोलकाता श्रेणी के विध्वंसकों प्रोजेक्ट 15A का अनुवर्ती हैं। INN से विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट 15B का पहला पोत था। इस पोत को 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम है INS। अगली खबर है ट्राइटोनल। ट्राइटोनल क्या है? इजराइल पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने गाजा में MK84 बमों का इस्तेमाल किया है। इस बमों में आमतौर पर ट्राइटोनल भराव होता है। ट्राइटोनल में 1/4 एल्यूमिनियम और 3/4 ट्राई नाइट्रोटोल्यून TNT का मिश्रण होता है। विशेषकर गर्मी के संपर्क में आने पर खतरनाक विस्फोट बन जाता है। विस्फोटक होने की वजह से ट्राइटोनल को विमान और रेलवे से ले जाने पर प्रतिबंध है। बात करें अगली खबर की तो वो है हिंद महासागर टूना आयोग। क्या है हिंद महासागर टूना आयोग? तो इंडियन ओशियन टूना कमीशन एक अंतर सरकारी संगठन है। यह हिंद महासागर में टूना मछली और टूना जैसी अन्य प्रजातियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। इसका उद्देश्य फिश स्टॉक का संरक्षण करना, उसका समुचित दोहन करना और मत्स्यिकी के संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करना। इसकी स्थापना 1993 में खाद्य व कृषि संगठन FAO के फ्रेमवर्क के अंतर्गत IOTC की स्थापना के लिए समझौता के तहत की गई थी। यह समझौता 1996 में हुआ था। इसके मुख्य कार्य जवाबदेही, संयुक्त समुद्री कानूनी अभिसमय जिसको अनक्लोज कहते हैं हम, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी पर आधारित हैं। मुख्यालय देखें तो इसका विक्टोरिया सेशल्स में है। भारत भी इसका सदस्य है। अगली खबर की बात करें तो वो है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, जिसको हम SLHP कह रहे हैं। विद्युत मंत्रालय ने सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना SLHP साइटों के निर्माण की प्रगति और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की समीक्षा की है विदेश मंत्रालय ने। ठीक है, SLHP की बात करें यानी जिसको हम सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना कह रहे हैं। ये 2000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित हैं। ये परियोजना सुबनसिरी नदी पर निर्माणाधीन है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की एक उत्तरी तट से एक सहायक नदी है। इसमें एक सरफेस पावर हाउस और कंक्रीट से बने 116 मीटर ऊंचे ग्रेविटी डैम का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रोटोकॉल पोषण अभियान के तहत दिव्यांगजनों की समावेशी देखभाल के लिए बनाया गया है। ये सामाजिक मॉडल चरणवार तरीके से लागू किया जा रहा है। दिव्यांगता के आरंभिक लक्षणों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग, दिव्यांगों को सामुदायिक आयोजनों को शामिल करना और उनके परिवारों को सशक्त बनाना। आशा ANM यानी कि ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें
तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस टीम के साथ माध्यम से रेफरल सहायता प्रदान करना। ये प्रोटोकॉल बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2022 के अनुरूप हैं। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो वो है शेट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य SWS। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक के से SWS के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ की अधिसूचना जारी करने में आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए आदेश दिया है। ESZ किसी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर एक बफर क्षेत्र होता है। संरक्षित क्षेत्र पर मानव जनित प्रभावों को कम करने और आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। SWS के बारे में जानें तो यह अभयारण्य कर्नाटक के शिमोगा जिले में अवस्थित हैं। इसे 1974 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था SWS को, जिसको हम कहते हैं शेट्टी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, SWS के बारे में जैसे मैंने बताया, कर्नाटक के शिमोगा जिले में 1974 में इसको घोषित किया गया था अभयारण्य। मुख्य नदियों की बात करें तुंगा और कुमुदवती नदी। जीव जंतु की बात करें सांबर, भारतीय गौर, बाघ, हाथी, स्लॉथ, बियर, भालू जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा मंडा गड्ढे प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य भी इस अभयारण्य का हिस्सा हैं। बात करें सुर्खियों में रहे स्थान की तो वो है मलेशिया, कुआलालंपुर। मलेशिया 1 दिसंबर से 30 दिनों की अवधि के लिए भारतीयों को वीज़ा मुक्त प्रवेश करने की अनुमति देता है। अभी तो उसने दी है। भौगोलिक अवस्था की बात करता हूँ मैं तो इसके उत्तर में थाईलैंड, ब्रुनई, सिंगापुर, दक्षिण में इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया अवस्थित हैं। मलेशिया में 2 गैर सन्निहित क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, प्रायद्वीप मलेशिया पश्चिम मलेशिया में पूर्व और चीन की सागर की सीमा से लगे मले प्रायद्वीप में स्थित हैं। इसके सागरों की बात जैसा कि मैंने बताया इंडोनेशिया, क्षमा कीजिएगा, इसके 2 सागरों की बात अभी मैंने जैसा कि बताया पूर्व चीन सागर के साथ सीमा प्रायद्वीप में स्थित है। मलेशिया तिमूर यानी पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित हैं। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में दक्षिण चीन सागर और उत्तर पूर्व में सुलू सागर और दक्षिण पूर्व में सेलेब्स सागर का से की जाती हैं। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, प्रमुख नदियां हैं पोहांग, सारावाक, राजंग, इसके अलावा किनाबटानन, और इसके अलावा उच्चतम बिंदु माउंट किनाबालू 4100 मीटर ऊंचा है ये। इस प्रकार आज की न्यूज़ भी हमने समाप्त कर ली। और ये जो देश हैं वो है हमारा मलेशिया, कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया ये है कुआलालंपुर। तो ये हैं हमारे इंडियन ओशन में ये साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन जो है उस पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशन के बीच में है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी दोनों के बीच में है, कंबोडिया के जस्ट नीचे है, थाईलैंड के जस्ट पास में है थाईलैंड, इसके अलावा इंडोनेशिया, इसके अलावा सिंगापुर, इसके अलावा देखें तो कोलालमपुर, ये सब इसमें शामिल हैं।